सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। तो उसमें हमने 5.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम चलते हैं 5.2 की तरफ। तो उससे पहले हम कुछ टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। तो अपना टॉपिक है सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिकों के अनुप्रयोग, उसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है जब त्रिभुज के आपको शीर्ष दिए हुए हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष ए x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आपको पता है जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके 3 शीर्ष दे रखे हो। अब देखना, अब हम यहाँ पे एक सारणिक लेते हैं। देखना सारणिक, आगे बात समझ। सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये वाली सारणिक देखिए। इस सारणिक का मान क्या आ रहा है वो देखना ध्यान से। x1 और इसके गुणा में इसका सेकंड y2 1 y3 1। हाँ, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, सॉरी आप इसका किसे कर दीजिए, इस स्तंभ से प्रसार कीजिए। पहले ही स्तंभ से प्रसार करना आपको। x1 फिर क्या आएगा माइनस x2, क्या आएगा इसके लिए y1 1 y3 1 प्लस x3, और यहाँ पे क्या आएगा इसके लिए y1 1 y2 1। अब देखना इस सारणी का मान क्या आ रहा है वो देखना ध्यान से। x1, हाँ इसका गुणा y2 माइनस y3। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या आएगा y1 माइनस y3, तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो माइनस तो पहले से पड़ा है तो क्या हो जाएगा प्लस x2, फिर इसका क्रॉस गुणा यानी कि y3 माइनस y1। देख लीजिए इस सारणी का मान क्या आएगा y1 माइनस y3, वहाँ से मैंने माइनस बाहर लिया तो क्या होगा y3 माइनस y1, और माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस x3, ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ध्यान से देखना, अब ये चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ है, यानी कि ये जो है यहाँ पे बीजीय व्यंजक ये किसका मान है, इस सारणिक का मान है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए ये किसका मान है, ये मान और ये मान सेम है, और ये किसका मान है, ये इस सारणिक का मान है। तो 1/2 इंटू सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये आता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसके प्रयोग से, सारणिक के प्रयोग से। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालना, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं तो कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू ये सारणिक, सारणिक में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यानी कि आपको जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं तो आपको इसमें मान रखना है और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आपका पहला ही टॉपिक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके प्रयोग से, सारणिकों के प्रयोग से। तो सारणी के प्रयोग से ये हुआ आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए अगला टॉपिक करते हैं। अब दूसरा अनुप्रयोग इसका क्या है, 3 बिंदुओं के
संरेखीय होने की शर्त, यानी कि तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त, यानी तीन बिंदु संरेखीय कब होंगे? तो ध्यान से देखना। तो यदि a x1 y1, यानी a कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1, b x2 y2 तथा c x3 y3, तीन बिंदु संरेखीय है। अब ध्यान से देखना, तीन बिंदु संरेखीय कब होते हैं? देखिए, मान लीजिए अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है तो क्या होंगे? जैसे मान लीजिए a यहाँ पे है, b यहाँ पे है और c यहाँ पे है। तो देखिए तीनों बिंदुओं को मिलाने पर क्या बन रहा है? आपका त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तीन बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेखीय कब होंगे? जब इनमें से कोई भी एक बिंदु अन्य दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित हो जाए। जैसे यहाँ पे ये b और ये c और मान लीजिए यहाँ पर a, तो हो गए तीनों बिंदु संरेखीय। तीनों बिंदु संरेखीय होने का मतलब क्या है? यानी ये एक बिंदु यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा आपका? 0। यानी तीन बिंदु संरेखीय होंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। आप देख सकते हैं, अगर एक ही रेखा पर तीन बिंदु है तो उन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से आप कंडीशन कैसे निकालोगे? तो देखिए, ये तीन बिंदु दे रखे हैं तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अभी हमने पढ़ा था। तो क्या कह रहा है कि अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय हो गए तो क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। यानी कि ये वाला क्षेत्रफल क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से 1/2 तो 0 नहीं होगा, तो 0 कौन होगा? ये वाली सारणी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये सारणी क्या आएगी? 0। यानी कि तीन बिंदुओं के संरेखीय होने के लिए कंडीशन क्या है? ये रही। आपको ये सारणी लिखनी है x1 y1 1, इसको बराबर 0 करना है। अगर इस सारणी का मान बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो तीनों बिंदु क्या हो रहे हैं? संरेखीय है। तो ये हो गया आपका दूसरा अनुप्रयोग। तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त क्या है? उन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से 1/2 तो 0 नहीं होगा, तो क्या होगा? ये सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। आगे बात समझे? तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों से बनी सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा, यदि ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखीय होंगे। तो अगला टॉपिक देख लीजिए। तीसरा अनुप्रयोग देख लीजिए। दो बिंदुओं, मान लीजिए a x1 y1 तथा b x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि आपको दो बिंदु दे दिए ए और बी, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, ये मान लीजिए दो बिंदु है आपके ए और बी। आगे बात समझ में। अब देखिए हम क्या लेंगे, मान लेते हैं इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के ऊपर ही एक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई, जिसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई, और ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं x1 y1 और बी के निर्देशांक x2 y2। आगे बात समझ। तो ए और बी से गुजरने वाली रेखा के ऊपर ही एक बिंदु दे रखा है आपका ये P, जिसके निर्देशांक हमने क्या ले लिए एक्स वाई। आगे बात समझ। अब आपको क्या करना है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने पढ़ा था तीन बिंदुओं के संरेखीय। तो ये देख लीजिए ए बी और पी तीनों ही क्या है संरेखीय है। संरेखीय है तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों से बनने वाली सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। तो देख लीजिए, माना P एक्स वाई ए तथा बी से गुजरने वाली रेखा पर स्थित है। अगर ये रेखा पर स्थित है तो क्या होगा, तो P A तथा B तीनों संरेखीय है। देख लीजिए तीनों क्या है संरेखीय है। अतः संरेखीय तो क्या हो जाएगा x y 1 x1 y1 1
x2 y2 1 बराबर 0, क्योंकि 3 बिंदुओं के सेरे के होने की कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है अभी हमने पढ़ी। तो ये वाला आपका क्या आ गया, रेखा का समीकरण। जब आप इस सारणी को हल करोगे तो यहाँ से आपके पास में किसका समीकरण आ जाएगा, रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो ये है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। बहुत ही ईजी टॉपिक है सारे के सारे, 5 पॉइंट तो बहुत बिल्कुल ईजी है। आगे बात समझ में। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका रेखिक समीकरण निकाय का हल। रेखिक समीकरण निकाय का हल। मान लीजिए आपके पास में कोई रेखिक समीकरण निकाय है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। आगे बात में, ये आपका कोई समीकरण निकाय है। अगर यदि इस समीकरण निकाय में d1 बराबर d2 बराबर d3 ये तीनों अगर 0 है, यानी कि d1 d2 d3 यानी कि जो अचर पद है वो अगर 0 है, तो ये जो समीकरण निकाय है वो क्या कहलाएगा, आपका समघाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समघाती, होमोजीनियस। क्या कहलाएगा, समघाती। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन नहीं है, d1 बराबर d2 ये 0 नहीं है, तो क्या कहलाएगा, विषमघाती, यानी कि नॉन होमोजीनियस। क्या कहलाएगा, विषमघाती। आगे बात समझ। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम रेखिक समीकरण निकाय पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे, विषमघाती पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, विषमघाती रेखिक समीकरण निकाय पढ़ेंगे। आगे बात समझ। तो इन समीकरण निकायों का हल कैसे निकालना है तो देखते हैं। तो रेखिक समीकरण निकाय का हल पहला ही देखिए, अब इसको भी अलग अलग वीडियो से करेंगे। पहला क्या है, सारणिकों के प्रयोग से। सारणिकों के प्रयोग से। तो सारणिकों के प्रयोग से जब हम रेखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रेमर नियम। क्रेमर नियम, यानी कि आप चाहे सारणिकों का प्रयोग से कहो या फिर सीधा कहो कि क्रेमर नियम से रेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। आगे बात समझें। तो सबसे पहले हम कौन सा नियम देखें, क्रेमर नियम से, यानी कि सारणिकों के प्रयोग से रेखिक समीकरण निकाय का हल कैसे निकालेंगे। इसमें भी पहला क्या है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल, यानी कि 2 चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल। तो देखिए, तो मान लेते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। आगे बात समझ। 2 चर वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। तो जितने चर होंगे उतने आपको क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। तो 2 चर है यहाँ पे x और y, और समीकरण भी आपके पास में कितने हैं, 2 है। तो यहाँ से अब इस समीकरण निकाय का हल निकालना। हल निकालने का मतलब क्या है, यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालनी। आगे बात समझ। तो क्रेमर नियम से इसका हल कैसे आता है वो देखिए। क्रेमर नियम से यहाँ से x का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा 1 बटा डेल्टा, तथा जो y आएगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा 2 बटा डेल्टा। आगे बात समझ। अब ये क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ डेल्टा नॉट इजकल टू 0, यानी डेल्टा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ। यदि डेल्टा 0 होगा तो इसका मतलब इसके हल संभव ही नहीं है। अब देखिए, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये सब क्या है, तो वो देख लीजिए। डेल्टा है, ये जो डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा है x और y के गुणाकों का सारणिक। तो x और y के गुणाक कौन कौन से, a1 और b1, a2 और b2। ये किसका मान है, डेल्टा का मान। यानी यहाँ पे जो डेल्टा है वो क्या है, x और y के गुणाकों का सारणिक है। आगे बात में अब ध्यान से देखना, डेल्टा 1 क्या है, इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। अब देखिए, डेल्टा 1 हम कहाँ पे प्रयोग में ले रहे हैं, जब x का मान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, x का मान। तो यहाँ पे आपको डेल्टा 1 करना क्या है, ये जो x के गुणाक है इनको c1 और c2 यानी कि जो अचर पद है इनसे प्रतिस्थापित कर दीजिए। यानी a1 a2 की जगह c1 c2 कर दीजिए।
C1 C2 और जो y वाले गुणांक है वो सेम ही रहेंगे B1 B2। ये किसका मान आया? डेल्टा 1 का मान आया। किसका मान आया? डेल्टा 1। यानी कि डेल्टा 1 क्या है? C1 C2 B1 B2 इनके यानी कि y के गुणांक और अचर पद के सारणिक का मान। आगे बात समझें। अब डेल्टा 2 और डेल्टा 2 यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? डेल्टा 2 यानी कि डेल्टा 2 हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? यहाँ पे डेल्टा 2 यानी y के लिए, यानी कि y के जो गुणांक है उनको C1 C2 से क्या कर दीजिए? प्रतिस्थापित कर दीजिए और बाकी यही रहने दीजिए। यानी कि A1 A2 और C1 C2 ये किसका मान आया? डेल्टा 2 का मान आया। यानी कि यहाँ पे डेल्टा 2 क्या है? इस सारणी का मान। तो ये सारणी का मान आपको निकालना है, डेल्टा का मान आपको निकालना है, इसका मान निकालना है, फिर x बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा, यानी डेल्टा 1 का क्या मान है वो रखना है बटा डेल्टा का क्या मान है वो मान रखना है। तो ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। कौन सी विधि से? सारणिकों के प्रयोग से। और इसको क्या बोलते हैं? क्रेमर नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेमर नियम बोलते हैं। 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। यानी कि अब रैखिक 3 चर वाले यानी कि चर भी 3 है तो समीकरण भी कितने चाहिए आपको? 3 चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये आपका 3 चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय है। तो क्रेमर नियम से इनके x, y और z के आपको क्या करने हैं? मान निकालने हैं। तो क्रेमर नियम से हल। तो x बराबर क्या आएगा? वही डेल्टा 1 बटा डेल्टा, y बराबर क्या आएगा? डेल्टा 2 बटा डेल्टा और z बराबर क्या आएगा? डेल्टा 3 बटा डेल्टा और डेल्टा नॉट इजकल टू 0। डेल्टा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा बराबर क्या होगा? तो डेल्टा क्या होता है? x, y और z के गुणांकों की सारणी। x, y और z के गुणांक यानी कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये किसका मान आ गया आपके पास में? डेल्टा का मान आ गया। डेल्टा 1 का मान क्या आएगा? यानी डेल्टा 1 से हम क्या ज्ञात करेंगे? x ज्ञात करेंगे। यानी कि x के गुणांकों की जगह क्या प्रतिस्थापित कर देना है? ये अचर पद d1 d2 d3 और बाकी के दोनों सेम रखने हैं। यानी कि d1 d2 d3 बाकी b1 c1 b2 c2 b3 c3। आ गया बात समझ में। अब डेल्टा 2 y के लिए ज्ञात कर रहे हैं। क्या करना है आपको? y के गुणांकों की जगह क्या प्रतिस्थापित कर देना है? d1 d2 d3 बाकी के सेम रखने हैं आपको। तो क्या आ जाएगा? a1 a2 a3 b1 d2 d3 c1 c2 c3 और डेल्टा 3। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब a1 a2 a3 b1 b2 b3 यानी कि क्या करना है? c के गुणांक की जगह ये प्रतिस्थापित कर देना है d1 d2 d3। तो ये आ गया आपके सीधे। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, x के गुणांकों की सारणी का मान निकालना है, फिर ये वाला डेल्टा 1 ज्ञात करना है, डेल्टा 2 भी आपको ज्ञात करना है, डेल्टा 3 भी आपको ज्ञात करना है। ये चारों ज्ञात कर लिए, फिर उससे आपको किसका मान निकालना? x का मान निकाल। तो x बराबर क्या आएगा? डेल्टा 1 बटा डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 बटा डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 बटा डेल्टा। आगे बात समझ में। तो यदि डेल्टा 0 नहीं होगा, यदि डेल्टा 0 नहीं है तो यहाँ से x, y और z के मान आपके क्या आ जाएंगे? अद्वितीय आ जाएंगे। अब देखिए जब डेल्टा 0 नहीं है तो x, y और z के मान क्या आएंगे? अद्वितीय आएंगे। अब देखिए यदि डेल्टा 0 है और साथ में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी 0 है तो समीकरण निकाय क्या होगा? संगत या असंगत होगा। क्या होगा? या तो संगत होगा या असंगत होगा। अगर संगत होगा तो इसके हल क्या होंगे? अनंत होंगे। यदि निकाय संगत है तो हल क्या होंगे? अनंत होंगे। आगे बात समझ में। तो पहली कंडीशन तो ये हल क्या आएंगे? अद्वितीय आएंगे। ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन कि डेल्टा बराबर 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इनमें से कोई एक भी अगर अशून्य है, यानी कि इनमें से कोई एक भी अगर शून्य नहीं है तो क्या होगा? हल संभव नहीं है। तो क्या होगा? इसका हल संभव नहीं होगा। तो ये है आपके रैखिक समीकरण निकाय का हल
किसके अनुप्रयोग से? सारणिकों के अनुप्रयोग से। इसको क्या बोलते हैं? क्रेमर नियम बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब निकालना है और फिर यहाँ से एक्स वाई और जेड के मान आपको निकालने। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वापस समझ में आ जाएगी। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि रैखिक समीकरण निकाय का हल। उसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा कि सारणिकों के प्रयोग से, और उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, जब 2 चर है और 3 चर। आगे बात में अब देखिए, रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है आव्यूह सिद्धांत से। किस सिद्धांत से? आव्यूह सिद्धांत से, यानी कि आव्यूहों के प्रयोग से आपको रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से देख लीजिए। तो दूसरा, पहला हमने सारणिकों के प्रयोग से कर लिया, अब दूसरा आव्यूह सिद्धांत से। किससे? आव्यूह सिद्धांत से। तो आव्यूह सिद्धांत से आपको रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करना है, तो वो चीज़ देख लीजिए। तो मान लीजिए रैखिक समीकरण निकाय आपका ये रहा, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। आगे बात समझ, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। आगे बात समझ। अब देखिए आव्यूह सिद्धांत से आपको कैसे करना है, तो ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो निकाय है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए ध्यान से, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इंटू एक्स वाई जेड बराबर d1 d2 d3। इस समीकरण निकाय को मैंने ये लिखा है। ये चीज़ और ये चीज़ क्या है? सेम ही है। ये क्या है? यही चीज़ है। देखिए कैसे, ये क्या है? आव्यूह, ये भी आव्यूह, ये स्तंभ आव्यूह है, ये भी क्या है? स्तंभ आव्यूह है। ध्यान से देखना। अब इसका आप वापस गुणा करके देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो देखना इसका गुणा करके देखना। तो a1x गुणा कैसे होगा? पंक्ति का स्तंभ से, ये भी आव्यूह है, ये भी आव्यूह, 2 आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं? यानी कि पंक्ति स्तंभ। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z। आगे बात समझ में। अब दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ a2x प्लस b2y प्लस c2z। अब तीसरी पंक्ति, ये स्तंभ a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये बन गया इन 2 आव्यूहों का गुणा, ये आव्यूह आया आपके पास में। और इधर बराबर में क्या दे रखा है आपका? d1 d2 d3, ये बराबर। अब ये कह रहा है कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाना, इसका मतलब ये वाला आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। तो ये वाला जो आव्यूह है वो क्या है? स्तंभ आव्यूह। देख लीजिए ध्यान से, एक ही स्तंभ है, ये पूरा क्या है? एक अवयव, ये एक अवयव, ये एक अवयव, यानी इसमें एक ही स्तंभ है। आगे बात समझ। तो ये वाला अवयव किसके बराबर होगा? संगति इसके अवयव के, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर क्या आएगा? d1 आ गया। ये वाला अवयव इसके बराबर, बराबर ये आ गया। ये वाला अवयव इसके बराबर, ये आ गया। आगे बात, यानी ये जो सिस्टम है ये क्या है? समीकरण निकाय ही है। यानी कि इस समीकरण निकाय को मैंने आव्यूह के रूप में लिख दिया। आ गई ना बात समझ में। अब ध्यान से देखना। अब इसको मान लीजिए ये जो आव्यूह है आपका, ये आव्यूह क्या है? देखिए एक्स वाई और जेड के गुणाकों का आव्यूह है ये। इसको मैंने मान लिया a। और ये जो चर है एक्स वाई और जेड क्या है? चर है। चरों के आव्यूह को मैंने मान लिया x। आगे बात समझ। और ये क्या है? अचर है। d1 d2 d3 क्या है? अचर है। इन अचर के आव्यूह को मैंने मान लिया b। आगे बात समझ। तो यहाँ से a बराबर, तो a बराबर आपका क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और आपका x बराबर क्या है? x y z, ये आपका आव्यूह है। और आपका b बराबर क्या है? d1 d2 d3, ये आपका आव्यूह है। आगे बात में। अब हमको चाहिए क्या? हमको क्या चाहिए? हमको x आव्यूह, यानी ये जो आव्यूह x है इसमें आव्यूह क्या है? x y और z है। इनके आपको क्या चाहिए? मान चाहिए। तो ध्यान से देखना, यहाँ से आप क्या कीजिए? a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करवा दीजिए। a इनवर्स से गुणा करने पर, तो इधर मैं a इनवर्स से गुणा करवाता हूँ तो क्या आएगा? a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स बराबर, इधर मैं गुणा कराऊंगा तो क्या आएगा? a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b।
आगे बात समझ। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिक मैट्रिक्स इंटू एक्स, इधर ये क्या आ गया ए इनवर्स बी। आइडेंटिक मैट्रिक्स इंटू आव्यूह, वापस क्या आता है वही आव्यूह आता है, यानी एक्स, एक्स बराबर क्या आ गया ए इनवर्स बी। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, x बराबर किसके होगा ए इनवर्स बी। अब ये ए इनवर्स भी एक आव्यूह है और b भी क्या है एक आव्यूह है, तो इन दोनों का गुणा भी एक आव्यूह आएगा और उस आव्यूह में जो अवयव आएंगे उसके हम यहाँ पे ये x भी क्या है एक आव्यूह तो है x y z, उसकी संगत हम तुलना करवा देंगे। ये जो आव्यूह आएगा वो भी क्या आएगा एक स्तंभ आव्यूह ही आएगा, तो उसमें x बराबर पहला अवयव, ये दूसरा क्या y, वो इसका तुलना करके यहाँ से x y और z के मान ज्ञात करें। तो आव्यूह सिद्धांत से रैखिक समीकरण निकाय को हल कैसे करते हैं, x बराबर a इनवर्स y। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना। अब a इनवर्स आपका a तो ये दे रखा है, a क्या है ये आव्यूह दे रखा है, आपको ज्ञात क्या करना है, फिर आपको क्या चाहिए, b आपके पास में पड़ा है, a पड़ा है, आपको चाहिए a इनवर्स। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, ये आव्यूह किसी भी आव्यूह का आपको इनवर्स ज्ञात करना है तो उस आव्यूह की सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि सारणिक a नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ से तो x के मान क्या आपके पॉसिबल होंगे। यदि सारणिक a बराबर 0 आ गया, सारणिक a बराबर 0 आ गया, इसका मतलब a इनवर्स का ही अस्तित्व नहीं है। अगर a इनवर्स का ही अस्तित्व नहीं है इसका मतलब इस रैखिक समीकरण निकाय का हल संभव नहीं होगा। तो ये आपका 5.2 का पूरे टॉपिक यहाँ पे आ गए। अब इनके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। प्रश्नावली 5.2, तो 5.2 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या है कि सारणिक का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न दे रखे हैं। तो पहले का पहला ही देख लीजिए, तीनों शीर्ष दे रखे हैं। आपका a क्या दे रखा है 2 5 और b शीर्ष आपका दे रखा है -2 -3 और c शीर्ष दे रखा है आपका 6 0। चलिए तो प्रश्नावली 5.2 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रखा है, त्रिभुज के आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सारणी का प्रयोग करके, सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं a b और c, और जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र लिखा था हमने 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे x1 y1 यानी कि a के निर्देशांक 2 5 क्या हो जाएगा 1/2, क्या है ये 2 5 1, x2 y2 यानी कि -2 -3 और 1 और x3 y3 यानी कि 6 0 1। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आगे बात समझ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये क्या है, जो तीनों शीर्ष है उनका सारणिक है। अब आपको पता है सारणिक का जो मान होता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमको पता है जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, वो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो अगर इसको जब हल करते वक्त इसका मान अगर नेगेटिव है तो आपको क्या लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब उसको आपको क्या रखना है पॉजिटिव रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मान रखे, उसका मान लीजिए आ गया -5। आगे बात में ये वैल्यू किसकी आई, इसकी वैल्यू आई, लेकिन हम निकाल के आ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आगे बात, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, तो ये माइनस नहीं लेके आप फिर क्या करोगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है धनात्मक होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या लोगे आप 5, पॉजिटिव लेना। आगे ना बात समझ में, क्योंकि सारणिक का मान तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आपको वैल्यू क्या लेनी है पॉजिटिव ही रखनी है। तो अब देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ से अब आपको क्या करना है सारणिक का मान निकालना है। अब देखिए तो ये सारणिक है, इस सारणिक का मान निकाल लीजिए, तो 2 इसके गुणा में क्या आएगा -3
माइनस 0 इंटू 1 0। अभी 5 यानी कि माइनस का 5, क्योंकि कौन सा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है तो माइनस लगेगा। इसके गुणा में क्या आएगा 1 इंटू -2, तो क्या हो गया ये आपका 1 इंटू -2 -2 -6। फिर 1 प्लस का 1, इसके गुणा में 2 इंटू -0 0 -6 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 6 3 18। तो यहाँ से इसको हल कर लीजिए, देख लीजिए क्या मान आ रहा है। तो 2 इंटू -3 माइनस का 6, 6 और 2 8, माइनस का और माइनस 8 5 40 प्लस का प्लस 1 इंटू 18 18। तो क्या आ गया वैल्यू 1/2। तो 18 में से 6 घटा लीजिए 12, 40 और 12 52 इंटू 52, तो 52 में 2 को भाग, तो क्या आ गया 26 वर्ग इकाई। जो भी आगे बात समझ में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 26 वर्ग इकाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। तो आज की क्लास में इतना है। तो 5.2 के जितने भी टॉपिक थे हमने आज कर लिए, यानी कि सारणिकों के अनुप्रयोग में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, 3 बिंदु के सेरे के होने की शर्त क्या है, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है, और सारणिकों के अनुप्रयोग से रैखिक समीकरण निकाय का हल, और आव्यूह सिद्धांत से रैखिक समीकरण निकाय का हल। तो 5.1 का हमने पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने कर लिया। तो इसके जो दूसरा और तीसरा पार्ट है वो आपको घर पे करना है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 5.2 के ही क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन अगला दूसरा क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।